सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। स्वागत है आज की इस हिंदी की कक्षा में। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने सब शब्द रचना के तहत उपसर्ग एवं प्रत्यय को पढ़ा। आज तीसरा हमारा विषय है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संस्कृत में कहते हैं संक्षिप्तीकरणम समासम। समासम अर्थात संक्षिप्त करके लिखना ही समास होता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यदि आपने संधि पढ़ा होगा तो उसमें कहता है कि दो वर्णों के मेल से बने, लेकिन यहाँ वर्ण नहीं है, यहाँ शब्द है। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से अगर कहूँ तो जब दो या दो से अधिक पदों को, शब्द ना बोलकर हम पद बोलो ना, पदों को उनकी विभक्तियों का लोप करके, विभक्ति जानते हैं ना, कर्ता ने, से, को, के, द्वारा, के लिए इत्यादि, तो उनका लोप करके मतलब उन्हें गायब करके जोड़ कर लिखना समास कहलाता है। फिर से, दो या दो से अधिक पदों को उनकी विभक्तियों का लोप करके जोड़ कर लिखना ही समास कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रसोई के लिए घर। अब इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे? रसोई घर। नीले रंग की गाय, इसको संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? नील गाय, है ना। तो ये क्या है? ये विग्रह है और ये समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक, यहाँ शब्द लिखा है सामासिक पद भी कहलाते हैं, और समासिक पद को हम समस्त पद भी कहते हैं। अब देखिए समास विग्रह क्या होता है। समासिक पद को जब हम तोड़ कर लिखते हैं, वापस तोड़ देते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर देखिए समास विग्रह है, ये समासिक पद है और ये उसका समास विग्रह है। अगर ऐसे दिया है तो आपको प्रश्न में आएगा कि दिए गए पदों को जोड़कर या दिए गए पदों का समास कीजिए। तो इनको जोड़कर आपको ऐसा बनाना है, जैसे नीले रंग की गाय दिया है तो नील गाय, लेकिन समास विग्रह करने देगा तो रसोई घर दिया है मान लीजिए, तो बोलेगा समास विग्रह कीजिए, तो आपको लिखना है रसोई के लिए घर। तो ये समास विग्रह है। जिन पदों या शब्दों से मिलकर कोई नया पद बना है उन्हें तोड़कर फिर से वापस लिख देना। ठीक है। अब देखते हैं समास के भेद। देख के डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि छात्र देखते हैं बाप रे 6 भेद, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं हिंदी में। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास क्या है? तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय एवं द्वितीय पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होता है ये नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि संस्कृत वाले सर आपको बहुत पढ़ा चुके हैं कई बार। अपि च, न, तथा इत्यादि, है ना। और कल भी मैंने पढ़ाया था संस्कृत के अव्यय जिनका प्रयोग उपसर्गों के रूप में होता है। तो जिन शब्दों के आगे वो उपसर्ग जुड़े हैं ना, वो समासिक पद बन जाते हैं। ठीक है। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय एवं द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ और भी देख लीजिए जानकारी। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। अब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो उदाहरण दिए जन्म और पर्यंत, तो पहला पद जो है ना इसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद। तो बोलता है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। और इसमें पद उपसर्ग होता है। जैसे पहला पद याद है ना, पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ इत्यादि। कल हमने इन सबको पढ़ा था ना, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर तथा यावत इत्यादि। ठीक है। और याद रखना अव्ययी भाव समास में हमेशा उपसर्ग होता है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना कि कल जो हमने पढ़ा था उपसर्ग, है ना, हिंदी संस्कृत के अव्ययों का प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है, वही है। देखिए कुछ थोड़े से उदाहरण दिया है मैंने यहाँ, जैसे आजन्म। अच्छा, फिर मैं बोलूँगा आपके पुस्तक में ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुस्तक को पढ़ना है। ठीक है, उसके उदाहरण को पढ़ना है। चलिए, तो आजन्म ये समासिक पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म पर्यंत। ठीक है। आमरण है तो मरते दम तक। फिर यथाविधि, यथावधि लिखा है, सॉरी, तो अवधि के अनुसार।
तो जब हम क्या यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम तोड़ते हैं तब जो पहला पद आता है वो संज्ञा बन जाता है। तो यहाँ पर जो बात बोल रहा था ना कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, वो तब होता है जब हम किसी समास को तोड़ते हैं। ठीक है, जुड़ा रहेगा तो पहला पद उपसर्ग रहता है और उपसर्ग कभी भी प्रधान नहीं होता है। प्रधान करने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा। प्रधान मीन्स जानते हैं ना, मेन वर्ड। ठीक है, तो यथावधि अवधि के अनुसार, और यथाविधि विधि के अनुसार। ठीक है, फिर यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो जब हम इनको तोड़ते हैं समासिक पद को, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो सेकेंड वर्ड है उसको पहले लिखते हैं, और जब पहले उपसर्ग के रूप में अव्यय जुड़े रहते हैं उनका अर्थ पीछे जोड़ते हैं। जैसे यथा क्रम है तो क्रम के अनुसार। ठीक है, बेकसूर है तो बताइए बिना कसूर के या कसूर के बिना। ठीक है, निडर है तो बिना डर के या डर के बिना। निर्बल है तो बल के बिना। निर्धन है तो धन के बिना। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास सभी समासों का बोल सकते हैं कि हेड होता है, सबसे बड़ा होता है क्योंकि ये। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, और पेपर में तो मैं बोलूँगा कि इससे निश्चित ही रहता किससे आता है, इस समास से। तो इसकी परिभाषा क्या है, इस समास में परिभाषा ही बताऊंगा। इसको छोड़कर यहाँ पर आता हूँ पहले कि जिस समास में ये समाज मुझसे गलती से लिखा गया है, क्योंकि जब हम लोग बोलकर टाइप करते हैं ना तो समास को समाज ही ले लेता है। यहाँ पर तो समास बोलता है, इसको समास ले लेता है। अगर आपको यकीन ना हो तो देखिएगा, मैं अभी इसको तुरंत एडिट करता हूँ। ये देखिए, ये एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और अभी मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए भी हटाता हूँ इसको। तो जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद के अर्थ को निश्चित करे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद के अर्थ को निश्चित करता है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद के, मतलब फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड के मीनिंग को स्पष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये कारकों में चलता है। जो तत्पुरुष समास है सभी कारकों में, बस कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो छह कारक हैं उन्हीं में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया था, ध्यान दीजिएगा। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है बोल रहा है, और इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे मैंने कह दिया। कारक चिन्ह क्या है, अब प्रथम विभक्ति तो छोड़ेंगे तो द्वितीय में को है, तृतीय में से के द्वारा है, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से, षष्ठी में काकी के रारी रे, अधिकरण में मे पर इत्यादि। ठीक है, तो एक उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा, विद्या के लियालय। तो देखिए के लिए मिला ना, तो अगर समास पहचानने के लिए कहता है तो आप याद रखिएगा कि कारक चिन्ह अधिक मिलता है, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, देखिए कारक चिन्ह है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला इत्यादि। चलिए, अब कारकों को हम लोग कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद पढ़ते हैं। यहाँ जन्म अंध का जन्म से अंधा होगा, ये भी देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए, तो कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद कैसे हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को चिन्ह का प्रयोग होता है और को का लोप भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब जोड़ेंगे तो को हटा देंगे, और जब तोड़ेंगे तो को लगा देंगे। जैसे ग्रामगत, ये को हट गया है, और इसको जोड़ेंगे तो ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे लिखा है स्वर्ग को गया हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, स्वर्गगत या ठीक है, टूटा हुआ को जोड़ना है, जुड़े हुए को तोड़ने के लिए ही आता है प्रश्न। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। देखो को आ रहा है ना। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। यहाँ पर बोलता है ऊपर दिए गए उदाहरण में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है, मतलब सेकेंड वाला वर्ड, एवं पूर्व पद गौड़ है, मतलब सेकेंडरी है। जब इनका समास किया जाता है तो इनके बीच में योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। हम लोग योजक चिन्हों को हटा देते हैं। ठीक है, और उसकी जगह को का प्रयोग करते हैं। जैसे परलोक गमन, तो परलोक को गमन। शरणागत, शरण को आया हुआ। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, मतलब आपकी उम्मीद को तोड़ कर जो चला जाता है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। देखिए इसमें को आ रहा है ना, ये कर्म कारक है ना। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। याद है ना, रेल में सुनाई देता है, यात्रीगण अपने सामान के जिम्मेदार खुद रहें, जेब कतरों से सावधान, वही है। जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं
ये आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं करण तत्पुरुष समास में। ये करण का याद करिए, क्या है? कारक चिन्ह से या के द्वारा, ठीक है। चलिए, जैसे करुणा, करुणापूर्ण, तो उसको तोड़ेंगे तो करुणा से पूर्ण, और इसको जोड़ेंगे तो करुणापूर्ण, है ना। जैसे शोकाकुल, तो शोक से आकुल, आकुल मतलब बेचैन। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकातुर, शोक से आतुर, आतुर समझते हैं जो बेचैन हो जाता है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, जैसे बोलेंगे कि यह परीक्षा मेरे लिए कष्ट साध्य थी। साध्य मतलब सफलता मिलना, है ना, ठीक है। मन माना, मन से माना हुआ। और शराहत, शर से आहत। शर समझते हैं, तीर से कोई घायल होता है ना, उसको शराहत बोलते हैं। आहत मतलब घायल। तो याद रखना, ये समास विग्रह को समासिक पद बनाने के लिए भी आता है और समासिक पद को समास विग्रह करने भी आता है। तो दोनों पदों को अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं और देख लीजिए उदाहरण, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जानेंगे तो आप अधिक सीखेंगे। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। आचार कुशल, आचार से कुशल। आचार समझते हैं व्यवहार। रस भरा, रस से भरा। मन चाहा, मन से चाहा। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह के लिए, ठीक है, का प्रयोग होता है, और जब समास बनाते हैं तो के लिए को गायब कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो जोड़कर क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। वैसे ही अगर जुड़ा है रसोई घर, तो जो तोड़ेंगे तो के लिए लगा देंगे, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, अर्पण करना मतलब देना। गौओं के लिए शाला, गौशाला। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह इत्यादि। अब आते हैं कुछ और उदाहरण की ओर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देवालय, देव के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। याद रखिएगा, समास तोड़ने जोड़ने के अलावा समास पहचानने के लिए भी आ जाता है। जैसे देवालय शब्द दिया और बोल देगा कि इसमें कौन सा समास है, पहचान कर बताइए, और फिर आपको पहचानना रहेगा कि ये कौन सा समास है। तो आप ये अपादान ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट तत्पुरुष समास ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। अब अपादान तत्पुरुष, इसमें से का प्रयोग होता है, ठीक है। तोड़ेंगे तो और जोड़ेंगे तो से को हटाना रहता है। जैसे ऋण से मुक्त है तो ऋण मुक्त। धनहीन है तो से लगा देंगे, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। विद्या से रहित, विद्या रहित। पथ से भ्रष्ट को पथ भ्रष्ट कहेंगे, ठीक है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भगवान आपको सभी रोगों से मुक्त रखे बोलते हैं ना। बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। दूर आगत, दूर से आगत। जन्म से जो अंधा है, जन्मांध। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। और जलहीन, जल से हीन। अब संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का की के का प्रयोग होता है, और जब जोड़ते हैं तो उसका लोप कर देते हैं उनका। जैसे भूदान है तो भू का दान। राष्ट्र का गौरव, दोनों को जोड़ के का को हटा दीजिए, राष्ट्र गौरव। राजसभा, राजा की सभा। जल की धारा, की को हटा के जलधारा कर दीजिए। भारत का रत्न, का हटा के भारत रत्न। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जब समास बनाएंगे, समासिक पद बनाएंगे, तो जो विभक्ति चिन्ह रहेगा उनका लोप करना रहता है। जैसे का, की, है ना, ये सब विभक्ति चिन्ह उनको गायब करते हैं। उद्योग का पति, उद्योगपति। पराधीन, दूसरों के अधीन। सेनापति, सेना का पति। पति मतलब स्वामी होता है ना, हस्बैंड मत समझ लेना। राज दरबार, राजा का दरबार। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह की का स्वामी। गृह स्वामी कौन है? आपका आपके पापा, और मम्मी गृह स्वामिनी, तो गृह की स्वामिनी। स्वामी मतलब मालिक। चलिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में या पर का प्रयोग होता है जब तोड़ते हैं तो, और जब समास बनाते हैं तो में या पर को गायब कर देते हैं, लोप करते हैं। जैसे गृह में प्रवेश, तो में को हटा देंगे और जोड़ के लिख देंगे गृह प्रवेश। पर्वतारोहण, यहाँ पर क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो में या पर का प्रयोग, तो पर्वत पर आरोहण। में आरोहण क्यों नहीं? क्योंकि में जब अंदर जाते हैं तो, और पर ऊपर के लिए यूज होता है, तो पर्वत के अंदर आप नहीं जाते, पर्वत के ऊपर जाते हैं, इसलिए पर। ग्रामवास, ग्राम में वास, देखो में आया ना, क्योंकि गांव के अंदर रहते हैं, गांव के ऊपर नहीं रहते, तो पर नहीं में का प्रयोग होगा। आप बीती, आप पर बीती। जल समाधि, जल में समाधि। जलज, जल में जो जन्म लेता है। नीति में कुशल को जोड़ कर लिखेंगे नीति कुशल। नरोत्तम, नरों में उत्तम। और गृह में प्रवेश को गृह प्रवेश बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा तत्पुरुष समास भी खत्म हुआ। अब हम तीसरा आते हैं द्विगु समास। द्विगु, पहले ही अक्षर इसमें देखिए द्वि, द्वि आपको संस्कृत में पढ़ाया होगा सर ने। क्या होता है द्वि? मतलब दो, है ना।
तो द्विगु समास बोलता है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, नंबर हो, ये देखो पहला पद संख्यावाची है ना, और जिससे किसी समूह का पता चले, किसी ग्रुप का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ भी बोल रहा है ना कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और तोड़ने पर या जोड़ने पर उसे किसी समूह का, किसी झुंड का पता चलता है। ठीक है, और इसमें समाहार शब्द का प्रयोग होता है या समूह। ठीक है, या तो आप समाहार बोलेंगे या समूह। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिलोक, तो तीनों लोकों का समाहार। ऐसे नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। जैसे हम लोगों ने चौराहा, तो 4 राहों का समूह। दुसूती, दो सूतों का समूह, सूत मतलब बेटे। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। और क्या है एग्जाम्पल किसी को याद है? पंचवटी, 5 वटों का समूह। सतसई, सयों का समूह। सप्ताह, 7 आहों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। ऐसे, ठीक है, समूह या समाहार का प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर में, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में सभी पद या समस्त पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए सभी समास से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि देखिए ना पहले जो हम लोग पढ़े थे अव्ययी भाव समास, उसमें पहला पद क्या था? अव्यय था, तो अव्यय या उपसर्ग तो मेन वर्ड होते ही नहीं है। दूसरे में पहला पद दूसरे पद के अर्थ को निश्चित कर रहा था, तो दूसरा पद प्रधान हो रहा था, पहला जो था वो सेकेंडरी हो जा रहा था, मतलब प्रधान नहीं था। तीसरा में आपने देखा कि पहला पद तो संख्यावाची है और संख्या तो विशेषण का काम करते हैं, इसलिए कभी प्रधान नहीं होते। लेकिन द्वंद्व समास में सबका अपना महत्व होता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई तुम प्रधान हो मैं प्रधान हूँ, वाली बात नहीं है, सब प्रधान है, सब मेन है। तो जिस समास में सभी पद या समस्त पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें तोड़ने पर औ का और या का प्रयोग होता है। समानार्थक है तो और, या और विलोम शब्द रहेंगे तो या का प्रयोग। ठीक है, और जब जोड़ते हैं तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो पाप और पुण्य, तो जोड़ेंगे तो योजक चिन्ह करेंगे और को हटा देंगे तो पाप पुण्य हो जाएगा। वैसे ही और एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता राम, तो तोड़ेंगे तो सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंचा और ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। अब देखना आपके घर में बोलते हैं कोई मेहमान आता है, तो वैसे तो हम पिलाते नहीं हैं, कई बार हम बोल देते हैं सॉरी, तो कैसे बोलते हैं? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? चाय लेंगे या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। वहाँ पर देखिए चाय और कॉफ़ी है ना, तो ये ऑप्शन दिया ना, तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है, हमारे कई बार स्कूल में भी देखना बुलाते हैं ना, जैसे क्या बोलेंगे, जाओ राजेश या संजय को बुला कर लाओ, तो राजेश या संजय दो नामों एक साथ लिया तो वहाँ पर क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, राम लक्ष्मण में भी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये क्या है? नाना और नानी, या नाना या नानी, ऐसा करके। चलिए कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप लोगों ने विशेषण पढ़ा होगा ना इससे पूर्व की कक्षा में, तो बस ये विशेषण ही होता है कर्मधारय समास। अब विशेषण क्या होता है? तो याद रखना, इसमें प्रथम पद या पूर्व पद विशेषण होता है और द्वितीय पद या उत्तर पद जिसे बोलेंगे वे विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य किसे बोलते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब कैसे? जैसे मैं बोलूँगा काली बिल्ली, तो हम लोग किसकी विशेषता बता रहे हैं? बिल्ली की, तो बिल्ली विशेष्य है। और क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वह काली है, तो काली उसका विशेषण है। ठीक है, याद रखना विशेषण का जो भी लिंग वचन काल लिंग या वचन रहेगा वो विशेष्य के ऊपर निर्धारित करता है। विशेष जिस लिंग या जिस वचन में रहेगा, विशेषण भी हमें उसी लिंग या उसी वचन का लगाना रहता है। ठीक है, चलिए समय बहुत ले लिया है इसने, 19 मिनट ले लिया है, जल्दी से अभी इसको समाप्त करते हैं। जैसे चंद्रमुख, तो हम कैसे बोलेंगे? चंद्रमा के समान मुख वाला। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। आप ये नहीं बोलेंगे कि दही बड़ा, दही या बड़ा, वो विशेषता है उस बड़े की कि क्या वो दही में डूबा हुआ है, तो ये विशेषण हो गया। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान या गगन। नील गाय, नीली है जो गाय। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, मतलब कृष्ण मतलब काला ना, काला है जो सर्प। ठीक है, और भी बहुत सारा है, आप लोग अपनी पुस्तक में उदाहरण देखते जाएंगे भाई। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, ये इस पर ध्यान दीजिए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अभी तक जितने समास देखे हैं एक दूसरे पर ही निर्भर है, लेकिन बहुव्रीहि समास का क्या है कि ये पूरा का पूरा जो समास होता है वो किसी अन्य की विशेषता बताता है या किसी अन्य का नाम है। जैसे ही उसको आप
इसके उदाहरण का प्रयोग करेंगे तो किसी और का पता चलता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि नीलकंठ, तो आप फटाक से बोल देंगे कि नीलकंठ किसको बोलते हैं, अच्छा शिव जी को। तो देखो नीलकंठ बोलने से किसी और का पता चला ना। जैसे गजानन, तो किसी और का पता चला, गजानन कौन है, गणपति महोदय, गणेश जी, है ना। तो वही है। तो देखिए बोलता है जिस समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर, ठीक है, किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए ये त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र बोलने से पता चल जाता है कि 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है, शिव जी। तोड़ना ऐसे ही है, देख लीजिए, जिसके और कॉमा लगा के वह ऐसा करके प्रयोग होता है। जो जिसने, जिसका, जैसा, ये प्रयोग होना ज़रूरी रहता है, और कॉमा करके वह, और ब्रैकेट में उसका नाम भी बताना रहता है तोड़ने के बाद। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वह कौन है, सरस्वती माँ। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, वह कौन है, सरस्वती। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, आनन मतलब मुख, किसका मुख है गज के समान, गणेश जी का, तो वह कौन है, भगवान गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, वह भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार ये प्रकरण हमारा समाप्त होता है। मुझे यकीन है आप लोग इसको अधिक से अधिक देखेंगे, बार बार देखेंगे, प्रयास करेंगे, और अगर कोई डाउट रहे, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप निश्चिंत होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कि इसको कैसे बनाया है मैंने, ठीक है। तो फिर आप लोग इसका अच्छे से समझिए, और इसके तुरंत बाद ही मैं तीनों ही प्रकरण अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय और समास का जो अभ्यास कार्य है उसके उत्तरों को बोलकर भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।